उड़ीसा में नया विधानसभा 147 से 300 सीटें 3623 करोड़ खर्च, लेकिन सवाल वही, पहले अस्पताल या पहले महल। भुवनेश्वर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम है, अस्पतालों में बेड नहीं और किसानों का धान का बोनस मांग रहे हैं। फिर भी जो सरकार है वो 71 करोड़ एकड़ में नया सेंट्रल विस्टा खड़ा कर रही है। आखिर जो उड़ीसा की जो सरकार है वो ऐसा क्यों कर रही है? तो सबसे पहले अगर हम खबर देखें तो सेंट्रल विस्टा जैसी बनेगी उड़ीसा विधानसभा। 3600 करोड़ रुपए का जो बजट है वो उसके लिए पास किया गया है। 100 साल की तैयारी और 300 विधायकों के लिए जगह। लेकिन क्यों ये जो विवाद है इससे जुड़ा हुआ है? तो सबसे पहले हम इस खबर के पॉइंट्स जो है उनको कवर करें। तो सबसे पहले हम इसके जो परियोजना है और इसके जो अवलोकन है, इसकी जो डिज़ाइन है उस पर बात करेंगे। जैसे कि उड़ीसा की नई एकीकृत लोक सेवा भवन जो कि सचिवालय है और विधानसभा कॉम्प्लेक्स परियोजना भुवनेश्वर में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा जो है वो विकास है। यह दिल्ली की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से प्रेरित है, जिसमें आधुनिक, एकीकृत और भविष्य उन्मुख जो डिज़ाइन है उन पर फोकस किया गया था। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 12 जनवरी 2026 को इसकी जो आधारशिला है वो रखी है। इसका जो क्षेत्रफल है उसकी बात करें तो कुल 71.13 एकड़ में फैला एकीकृत कैंपस वर्तमान परिषद और आसपास के क्षेत्रों में फैलकर ये बनेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य की प्रशासनिक और विधायी जरूरतों को अगले 50 से 100 वर्षों तक पूरा करना। वर्तमान भवन पुराने और असुरक्षित हैं। लोक सेवा भवन 70 वर्ष पुराना है, इसलिए नया कॉम्प्लेक्स सुरक्षा, दक्षता और समन्वय बढ़ाएगा। क्षमता की बात करें तो नई विधानसभा में 300 विधायकों की बैठक व्यवस्था होगी। वर्तमान में उड़ीसा की जो विधानसभा है उसमें 147 सीटें हैं, लेकिन परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन के बाद संख्या बढ़कर 200 या अधिक हो सकती है। 2029 चुनाव में ये संभावना बन सकती है। इसके बजट की बात करें तो कुल 3623 करोड़ जो बजट है इसके लिए पास किया गया है। इसकी जो संरचना है वो चरणबद्ध निर्माण है इसका होने वाला है। जैसे प्रथम चरण में फेज 1 में नया लोक सेवा भवन, सचिवालय और संबंधित जो इमारतें हैं वो अनुमानित लागत लगभग 3623 करोड़ कुछ जो स्रोत हैं उनके द्वारा बताए जा रहे हैं। वहीं सेकंड जो चरण है, सेकंड फेज, उसमें मुख्य विधानसभा भवन और अन्य सुविधाएं अतिरिक्त लागत जो है लगभग 1470 करोड़ रुपए मानी जा रही है। इसकी समय सीमा क्या है? तो पहले चरण के लिए 2 वर्ष की डेडलाइन बताई गई है, लेकिन पूरी परियोजना की समय सीमा स्पष्ट नहीं की गई है। इसकी जो डिज़ाइन है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी बात करें तो आर्किटेक्चरल जो स्टाइल है इसकी होने वाली है सचिवालय की। जैसे सेंट्रल विस्टा की जो तर्ज पर आधुनिक, एकीकृत और ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल डिज़ाइन इसका बनाया जाएगा। उड़ीसा की स्थानीय वास्तुकला और तत्वों को शामिल करने की जो योजना है, लेकिन कुछ मुख्य जो फोकस है वो समकालीन और टेक्नोलॉजी पर आधारित है। विधानसभा भवन की बात करें तो संरचना जो है इसकी 3 बेसेंट में होगी, अंडरग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर प्लस 1 मंजिल सुपर स्ट्रक्चर। मुख्य हॉल जो है उसमें 300 सीटों वाला सेंट्रल असेंबली हॉल होगा, जिसमें भविष्य में विस्तार की गुंजाइश होगी। अन्य जैसे अटैच्ड एनएक्स बिल्डिंग होंगी, 3 बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 9 से 11 फ्लोर वाला सर्विस बिल्डिंग, जिसमें जो बिल्डिंग्स हैं जो 9 से 11 फ्लोर की वो होने वाली हैं। लोकसभा भवन की बात करें सचिवालय की तो 12 मंजिला टावर, जिसमें 3 बेसमेंट होंगे, ग्राउंड होंगे और 11 फ्लोर इसमें शामिल होंगे। प्रत्येक विभाग के लिए समर्पित मिनिस्टर चैम्बर होंगे, लॉबी होंगी, कॉन्फ्रेंस हॉल होंगे और फ्लोर भी मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और विकास आयुक्त के लिए विशेष फ्लोर इसमें बनाए जाएंगे अलग तरीके से। अन्य जैसे कि विपर्य जो परिचालन भवन OSDMA के लिए नए ऑफिस बिल्डिंग जैसे निर्माण जो है उनके लिए बनाए जाएंगे। सामान्य अन्य सुविधाएं जैसे अंडरग्राउंड पार्किंग, 3 लेवल की जो पार्किंग है सभी प्रमुख इमारतों में, स्पेस मैनेजमेंट और ट्रैफिक कम करने के लिए बनाई जाएंगी। सुरक्षा और टेक्नोलॉजी पर विशेष, जैसे कि उन्नत सुरक्षा सिस्टम, इंटरकनेक्टिविटी, सचिवालय और विधान सभा के बीच सीधा कनेक्शन मौजूद रहेगा। सस्टेनेबल फीचर्स मौजूद रहेंगे। एक एकीकृत कैंपस होगा जिसमें सभी इमारतें एक ही परिसर में, जिससे प्रशासनिक कार्यों में समन्वय बढ़ेगा। और वर्तमान में मंत्रियों के चैम्बर अलग अलग जगहों पर बिखरे हैं। ध्वस्त होने वाली इमारतें जिसमें हम अगले पॉइंट्स में देखेंगे।
बजट के जो चरणों की बात करें तो बजट और फंडिंग की, तो जो बजट है उड़ीसा की नई एकीकृत लोक सेवा भवन सचिवालय और विधानसभा कॉम्प्लेक्स परियोजना का कुल बजट 3,623 करोड़ है। यह परियोजना मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा 12 जनवरी 2026 को आधारशिला रखने के साथ शुरू हुई है। यह भुवनेश्वर में 71.13 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। इसके परियोजना के मुख्य रूप से जो बजट है उसको 3 चरणों में विभाजित किया गया है। जैसे चरण जो पहला है फेज 1, उसमें नया लोक सेवा भवन है यानी कि सचिवालय है, मंत्रालय भवन है, नई ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, विपर्य परिचालन भवन से हैं, सर्विस बिल्डिंग्स हैं, संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद है। अनुमानित इनकी जो लागत है सबकी वो 3,623 करोड़ रुपए। यह मुख्य हिस्सा है जिसमें 3 बेसमेंट होंगे प्लस ग्राउंड्स होंगे प्लस 11 फ्लोर्स वाली जो इमारतें हैं वो शामिल हैं। सेकंड जो चरण है सेकंड फेज, उसमें मुख्य विधानसभा भवन है जिसमें 300 सीटों वाला हॉल है। उसी से अचैड एक अनएक्स बिल्डिंग है, सर्विस बिल्डिंग्स हैं और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग्स हैं वो मौजूद हैं। इसका जो अनुमानित जो अतिरिक्त लागत है वो 1,470 करोड़ जो रिपोर्ट्स हैं और कुछ रिपोर्ट्स के द्वारा बताई जा रही है। तीसरे चरण की बात करें तो उसमें फ्यूचरल डेवलपमेंट होंगे, जैसे कि विधानसभा की अतिरिक्त अटैच्ड बिल्डिंग्स होंगी और अन्य सुविधाएं होंगी। इसकी जो अनुमानित लागत है फ्यूचर डेवलपमेंट की वो लगभग 388 जो करोड़ रुपए जो है वो बताई जा रही, जो भविष्य के अनुसार है। कुल मिलाकर जो प्रारंभिक और जो मुख्य फंडिंग है वो 3,623 करोड़ पर फोकस है, जो पूरे इंटीग्रेटेड कैंपस सचिवालय विधानसभा के लिए आवंटित है। यह परियोजना उड़ीसा सरकार द्वारा कुल 6,701 करोड़ के विकास पैकेज का हिस्सा है, जिसमें अन्य प्रोडक्ट्स और जैसे जयदेव विहार, नंद कानन एलिवेटेड कॉरिडोर और 952 करोड़ का जो है कॉरिडोर भी शामिल है। और फंडिंग के स्रोतों की बात करें यानी कि ये जो फंडिंग है वो कहाँ से, तो मुख्य जो फंडिंग है पूरी तरह से उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। यह राज्य बजट से आवंटित है और कोई केंद्र सरकार की विशेष फंडिंग या लोन का स्पष्ट उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। बजट के प्रावधान की बात करें तो परियोजना की घोषणा जनवरी 2026 में हुई, जबकि उड़ीसा का 25 से 26 जो बजट है वो फरवरी 2025 में पेश तहत आती है। कुल जो व्यय है वो 3,66,800 करोड़ अनुमानित है। यह जो परियोजना है वो राज्य के कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय के तहत आती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर फोकस करता है वो 25 से 26 के बजट में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से 1,100 करोड़ जो मुक्त किए गए हैं, लेकिन इस विशिष्ट प्रोजेक्ट का प्रावधान बाद में किया गया होगा। 25 से 26 के सप्लीमेंट्री बजट या 26-27 के बजट में इसका जो प्रावधान है वो किया गया होगा। फंडिंग के मैकेनिज्म की बात करें तो राज्य के अपने राजस्व, टैक्स, नॉन टैक्स केंद्र से डेवोल्यूशन वित्त आयोग के अनुसार और बोरिगन्स के बोरोइंस से कोई पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या विदेशी फंडिंग का जो जिक्र है वो इस फंडिंग में नहीं किया गया है। अब बात करें सेंट्रल विस्टा से तुलना, यानी कि दिल्ली का जो इमारत है उससे अगर इसकी जो तुलना है वो की जाए, उड़ीसा की नई एकीकृत लोक सेवा भवन और विधानसभा कॉम्प्लेक्स को दिल्ली के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से प्रेरित बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने खुद कई बार इसका जिक्र भी किया है कि यह परियोजना सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर या सेंट्रल विस्टा स्टाइल है। दोनों परियोजनाएं आधुनिक प्रशासनिक ढांचों को मजबूत करने, एकीकृत कैंपस बनाने और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फोकस करती हैं, लेकिन इनके जो उद्देश्य हैं और जो स्किल्स हैं, जो विवरण है, उनमें काफ़ी जो अंतर है वो बताया जाता है। पहले अगर हम समानताएं देखें तो डिज़ाइन और अवधारणा दोनों में एकीकृत इंटीग्रेटेड कैंपस का कॉन्सेप्ट है, जहां विधायी और प्रशासनिक सुविधाएं एक ही जगह पर हों। सेंट्रल विस्टा में नए संसद भवन के साथ सेंट्रल
सिक्रेटिएट को एकीकृत किया गया है, जबकि उड़ीसा में विधानसभा और लोक सेवा भवन को एक कैंपस में लाया जा रहा है। यह पुरानी बिखरी हुई व्यवस्था को खत्म कर समन्वय बढ़ाएगा। सेकंड, इसकी समानता की बात करें तो आधुनिक और भविष्य उन्मुखी ये जो इमारत है, सचिवालय है, वो बनाया जा रहा है। जैसे दोनों परियोजनाएं 50 से 100 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं। सेंट्रल बिस्डा में नए संसद भवन को आधुनिक सुविधाएं जैसे बड़े हॉल टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया, जबकि उड़ीसा में भी अंडरग्राउंड पार्किंग, उन्नत सुरक्षा और फ्लेक्सिबल जो डिजाइन है वो है। इसकी जो क्षमता विस्तार की बात करें तो सेंट्रल बिस्डा में नए संसद भवन में लोक सभा 888 सीटें और राज्यसभा में 384 सीटों के लिए जगह है। पुराने से इसमें ज़्यादा है, लेकिन उड़ीसा में विधानसभा का जो हॉल है उसमें 300 सीटों वाला है, जो कि वर्तमान में केवल 147 सीटों के बराबर था, जो कि डेलिमिटेशन के बाद वृद्धि के लिए तैयार है। मॉडल इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों में अंडरग्राउंड पार्किंग है, एकीकृत कार्यालय है, बेहतर स्पेस मैनेजमेंट है और सस्टेनेबल फीचर्स पर जोर है। उड़ीसा सरकार ने इसे अल्ट्रा मॉडर्न कैंपस कहा है, जो सेंट्रल बिस्डा की तरह है। राजनीतिक के संदर्भ की बात करें तो दोनों परियोजनाएं सरकार की विकास और आधुनिकीकरण की छवि बनाने का हिस्सा हैं, लेकिन विपक्ष द्वारा विवादास्पद जो मुद्दे हैं वो सामने आ रहे हैं, मानी जा रही है, लागत और प्राथमिकताओं को लेकर। इसमें अंतर की बात करें दोनों में तो स्किल और स्तर पर तो राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रल बिस्डा है, जो कि केंद्र सरकार, वहीं उड़ीसा नई विधानसभा कॉम्प्लेक्स जो है वो राज्य स्तर पर है उड़ीसा सरकार की। मुख्य इनका फोकस इस सेंट्रल बिस्डा का वो नए संसद पर और पूरा सेंट्रल बिस्डा रीडेवलपमेंट, जो कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक है। वहीं जो उड़ीसा नई विधानसभा कॉम्प्लेक्स है उसका मुख्य फोकस केवल विधानसभा प्लस सचिवालय का एकीकृत कैंपस है। सेंट्रल बिस्डा का क्षेत्रफल बड़ा क्षेत्रफल है, कई किलोमीटर बड़ी कई इमारतें हैं। वहीं उड़ीसा नई विधानसभा कॉम्प्लेक्स 71.13 एकड़ केवल भुवनेश्वर कैंपस तक फैली हुई है। इनके बजट की बात करें सेंट्रल बिस्डा के तो ये कुल 20,000 करोड़ प्लस संसद भवन अकेला 971 करोड़ जो है उनमें बनाता। तो वहीं उड़ीसा नई विधानसभा कॉम्प्लेक्स है वो केवल 3,623 करोड़ मात्र कुल परियोजना इसमें लग रही है, कुल लागत लग रही है। क्षमता की बात करें सेंट्रल बिस्डा की तो वो 888 राज्यसभा सीटें और 384 संयुक्त सत्र के लिए बड़ा हॉल इसमें मौजूद है। इसी बात पर अगर उड़ीसा की तुलना करें, उड़ीसा नई विधानसभा कॉम्प्लेक्स की, तो विधानसभा में उसके 300 सीटें हैं, कोई ऊपरी सदन नहीं है। संरचना की बात करें सेंट्रल बिस्डा की तो वो त्रिकोणीय संसद सदन भवन है और कई सिक्रेटिएटर जो ब्लॉक हैं उसमें। लेकिन उड़ीसा की जो नई विधानसभा कॉम्प्लेक्स है उसमें विधानसभा में 3 बेसमेंट हैं प्लस ग्राउंड है प्लस 1 फ्लोर है, जो 11 से 12 की जो मंजिल होती हैं उनमें है। सचिवालय कई वर्टिकल टावर्स हैं। वहीं सेंट्रल बिस्डा जो है उसके उद्देश्य की बात करें तो वो पुराने संसद भवन की जगह नया है और राष्ट्रीय प्रतीक है। वहीं उड़ीसा की जो नई विधानसभा कॉम्प्लेक्स है उसका जो उद्देश्य है वो पुराने असुरक्षित भवनों की जगह डेलिमिटेशन के बाद सीट वृद्धि 147 से 200 तक की जा रही है। जो सेंट्रल बिस्डा दिल्ली की संरचना है, सचिवालय है, उसकी जो विवाद हैं उससे जुड़े कुछ विवाद आए थे, जैसे कि पर्यावरण, लागत और राजनीतिक, जो कांग्रेस विरोधी थे। वहीं जो उड़ीसा की विधानसभा कॉम्प्लेक्स है उसमें प्राथमिकताएं जैसे किसान बोनस वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर और बीजेडी विरोध सामने आई है। स्थिति की बात करें सेंट्रल बिस्डा जो कि दिल्ली की है, तो इस नए संसद भवन है 2023 में इसे पूरा किया गया था और ये अभी उपयोग में है। वहीं उड़ीसा नई विधानसभा कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसकी आधारशिला 12 जनवरी 2026 में इसकी निर्माण जो शुरू है वो चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। अब बात करें हम इसके अगले पॉइंट्स को जोड़कर, तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे मौजूदा संरचनाओं का ध्वस्तीकरण और संरक्षण, यानी कि कौन सी जो इमारतें हैं उनको संरक्षण किया जा रहा है और कौन कौन सी को ध्वस्त किया जा रहा है।
तो संरक्षित जो संरचनाएं हैं उनकी बात करें तो मौजूदा विधानसभा यह 70+ वर्षों वाला पुराना ऐतिहासिक भवन है जो उड़ीसा की लोकतांत्रिक विरासत का प्रतीक है। ध्वस्त नहीं किया जाएगा, कोई संशोधन या बदलाव भी योजना नहीं है इसके लिए, इसे बिल्कुल वैसा ही रखा जाएगा। भविष्य में संभावित उपयोग म्यूजियम में बदलना इसका माना जा रहा है। यदि उड़ीसा में विधान परिषद बनाई जाती है तो इसे उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं ध्वस्त होने वाली जो संरचना है उनकी बात करें तो नाताला जो कि 9 मंजिला इमारत है जो कई विभागों में हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट को हाउस करती है। सबसे प्रमुख और अनकॉनिक भवन लेकिन अब असुरक्षित है, इसको हटाया जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा। इसी के बीच सेचा सदन जो कि जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों और संबंधित जो कार्यालय हैं उनके लिए था, जो पुरानी और असुरक्षित है, उसे अब ध्वस्त किया जाएगा। राजीव भवन जो कि विशेष राहत आयुक्त और उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जैसे कार्यालय यहाँ हैं, लेकिन अब इसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया है, इसे ध्वस्त किया जाएगा। अब बात करें राजनीतिक विवाद और विपक्ष की जो आलोचनाएं हैं, यानी कि इस मुद्दे पर जो राजनीतिक विवाद है और जो विपक्ष जो आलोचनाएं कर रहे हैं वो क्या है। तो अनावश्यक खर्च और प्राथमिकताओं की अनदेखी से बताया जा रहा है। जैसे बीजेडी का आरोप है कि जब राज्यों में किसानों को 800 रुपये प्रति क्विंटल धान बोनस नहीं मिल रहा तो अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है और 3623 करोड़ का यह प्रोजेक्ट क्यों लाया जा रहा है, इसे फिजूल खर्ची बताया जा रहा है। जबकि पैसा किसानों की सहायता, कानून व्यवस्था सुधार या आर्थिक संकट से निपटने में लगना चाहिए। शासन की विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए इसे बताया जा रहा है, इसकी कोशिश बताई जा रही। जैसे विपक्ष का कहना है कि सरकार अपनी कमियों जैसे कानून व्यवस्था में गिरावट, आर्थिक संकट, कल्याण योजनाओं में देरी, राशन कार्ड रद्द करने वाली जो योजनाएं हैं, जो कमियां हैं, उनको छुपाने के लिए इस परियोजना को आगे कर रही है। बीजेडी नेता इसे डायवर्शन टैक्टिक, ध्यान भटकाने की रणनीति बताते हैं। 300 सीटों की क्षमता पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जैसे नई विधानसभा में 300 विधायकों की व्यवस्था को बीजेडी ने राजनीतिक चाल बताया है। उनका आरोप है कि यह डेलिमिटेशन यानी कि परिसीमन के बहाने आदिवासी क्षेत्रों में सीटें बढ़ाकर आदिवासी वोटों को लक्षित करने की साजिश है, न कि सच्ची भविष्य योजना। वर्तमान में केवल 147 सीटें हैं, फिर इतनी बड़ी जो क्षमता है वो क्यों की जा रही है। वही बात करें प्रमुख विपक्षी नेताओं की आलोचना की तो नवीन पटनायक जो कि बीजेडी अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी आलोचना यह है, उनका तर्क यह है कि उन्होंने परियोजना को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है, खासकर जब सरकार अन्य क्षेत्रों में कटौती कर रही है, और उन्होंने केंद्र के बजट को भी उड़ीसा की उपेक्षा कहा है। वहीं लेनिन मोहंती जो कि बीजेडी प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि यह रणनीतिक स्टंट है, किसानों की दुर्दशा से ध्यान भटकाने के लिए अस्पताल बनाओ, विधानसभा नहीं। अन्य बीजेडी नेता जैसे कि सस्मित पात्रा ने इसे उड़ीसा की निरंतर उपेक्षा का उदाहरण भी बताया है। अब बात करें सरकार के बचाव और औचित्यों से जुड़ी जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में। तो भविष्य की जरूरतों के लिए 50 से 100 वर्षों की तैयारी। वर्तमान विधानसभा में केवल 147 सीटें हैं और मौजूदा भवन में इसे सिर्फ 3 से 4 अतिरिक्त सदस्यों की जगह है। पसीमन के बाद संख्या बढ़कर लगभग 200 हो सकती है, जनसंख्या वृद्धि के आधार पर भविष्य में बढ़ सकती है। नई विधानसभा में 300 सीटों की क्षमता रखी गई है ताकि अगले 50 से 100 वर्षों तक कोई समस्या न आए और बार बार निर्माण न करना पड़े। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का बयान है कि हम अगले दशक या 2 दशकों के लिए नहीं बल्कि अगले 50 से 100 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नया विधानसभा भवन बना रहे हैं। पुराने भवनों की असुरक्षा और अपर्याप्तता की बात करें तो मौजूदा लोक सेवा भवन 70 वर्ष पुराना है, जिसमें स्पेस की कमी, असुरक्षित वायरिंग, पाइपलाइन और विभागों का बिखराव है। कई विभाग अलग अलग जगहों पर हैं, जिससे समन्वय में समस्या आती है। असुरक्षित इमारतें हैं जैसे नाताला, सेचा सदन और राजीव भवन पहले से ही घोषित हैं, इसलिए उन्हें हटाना जरूरी है और यह ध्वस्त भी की जा रही हैं। नया एकीकृत कैंपस सुरक्षा, दक्षता और आधुनिक सुविधाओं जो है उनको प्रदान करेगा।
प्रशासनिक दक्षता और एकीकरण की बात करें तो विधानसभा और सचिवालय एक ही कैंपस में होंगे, जिससे कानून बनाने और लागू करने में आसानी होगी। विधायक और अधिकारी एक जगह काम करेंगे, जिससे बेहतर समन्वय और तेज निर्णय लेना संभव होगा। सेंट्रल विजडा की तर्ज पर यह फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है, जो राज्य को आधुनिक प्रशासनिक हब बनाएगा। विकास पैकेज के हिस्से की बात करें तो यह परियोजना का कुल 6,701 करोड़ के विकास पैकेज का हिस्सा है। सरकार का कहना है कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश राज्य की अर्थव्यवस्था और शहरी विकास को बढ़ावा देगा, न कि यह फिजूल खर्ची है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह अल्ट्रा मॉडल कैंपस उड़ीसा को भविष्य तैयार, फ्यूचर रेडी बनाएगा। विपक्ष ने आरोप भी लगाए हैं। विपक्ष बीजेडी के अनावश्यक खर्च और ध्यान भटकाने के आरोपों पर सरकार ने कहा कि पुराने भवन सुरक्षा के लिए खतरा है और विकास को रोकना गलत है। डेलिमिशन पर परिसीमन पर यह संविधान के अनुसार आबादी आधारित होगा और तैयारी करना जिम्मेदारी है, न कि साजिश। सरकार ने विपक्ष को विकास विरोधी बताते हुए कहा कि वे पुरानी व्यवस्था में ही संतुष्ट रहना चाहते हैं, वो विकास नहीं देखना चाहते। व्यापक विकास जो संदर्भ हैं उनकी बात करें तो भुवनेश्वर में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, नई विधानसभा और सचिवालय कॉम्प्लेक्स के साथ साथ जयदेव बिहार नंदन कानन एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई। यह कॉरिडोर शहर के ट्रैफिक को कम करेगा और कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। ये 10 किलोमीटर लगभग 952 करोड़ रुपए का इसका जो बजट है वो तैयार किया गया है। राज्य स्तर पर विकास पैकेज की बात करें तो 12 जनवरी 2026 को कुल 6,701 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की घोषणा, आधारशिला। इसमें विधानसभा सचिवालय के अलावा एलिवेटेड कॉरिडोर और अन्य शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। अन्य जिलों में समान प्रयास, जैसे कि सुबर्णपुर में 6,033 करोड़ का सिंचाई, सड़क, स्टेडियम, ओपन एयर थिएटर है। गंजाम में 490 करोड़ प्लस के प्रोजेक्ट्स और अन्य जिलों में सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा पर फोकस किया जा रहा है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की बात करें तो सेंट्रल विजडा से प्रेरित दिल्ली की तरह आधुनिक एकीकृत प्रशासनिक ढांचा इसे बताया जा रहा है। यूनियन बजट 2026 से 27 का इसे लाभ दिया जाएगा, जैसे कि उड़ीसा को नेशनल वाटरवे 5 का ऑपरेशनलाइजेशन, ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 20 नए नेशनल वाटरवेज में शामिल। यह खनिज क्षेत्रों को पोर्ट से जोड़ेगा और लॉजिस्टिक्स सुधारेगा और रोजगार बढ़ाएगा। उद्देश्य और इसके विजन की बात करें तो विकसित उड़ीसा और नुआ उड़ीसा विजन, राज्य को भविष्य तैयार बनाना, डेलिमिशन के बाद सीट वृद्धि, आर्थिक विकास और रोजगार को बेहतर शासन देना। मुख्यमंत्री का दावा है कि यह इंफ्रा निवेश राज्य की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देगा, जबकि विपक्ष इसे प्राथमिकताओं की अनदेखी बताता है। अब बात करें पर्यावरण और सार्वजनिक चिंताओं के बारे में, तो जैसे पर्यावरणीय कुछ मुख्य पहलू हैं, कुछ मुख्य पर्यावरणीय पहलू और कुछ चिंताएं, जैसे कि परियोजना शहरी क्षेत्र में है, इसलिए बड़े पैमाने पर जंगल या प्राकृतिक क्षेत्रों का विनाश नहीं है। कोई बड़ा वन भूमि हस्तांतरण या बड़े जो पेड़ हैं उनकी कटाई जो है वो रिपोर्ट्स के मुताबिक नहीं बताई जा रही है। निर्माण में उन्नत होने वाली धूल, शोर और ट्रैफिक बढ़ोतरी में स्थानीय वायु प्रदूषण AQI जो है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। जनवरी में भुवनेश्वर में और कटक में AQI वेरी पुअर होने पर रात 6 बजे से सुबह 10 बजे तक सभी जो निर्माण कार्य हैं वो सरकारी और निजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ताकि प्रदूषण जो है वो नियंत्रित रहे। सरकार ने पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर दिया। संबंधित एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट में 22,410 पेड़ लगाने की योजना है, जो निर्माण से होने वाले किसी भी जो नुकसान है उसको संतुलित कर सकती है। सार्वजनिक और पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं की चिंताओं के बारे में बताएं। पर्यावरणीय जो कार्यकर्ता हैं और उनकी जो चिंताएं हैं वो क्या हैं।
तो प्रमुख जो विवाद है, जो चिंताएं हैं वो क्या हैं? तो मुख्य रूप से आर्थिक प्राथमिकताओं पर, जैसे किसान बोनस, स्वास्थ्य वर्सेस महंगा प्रोजेक्ट, पर्यावरणीय चिंताएं अपेक्षाकृत कम हैं, जो कि जो विकास बोनस जो किसान है उनका, और कुछ स्वास्थ्य संबंधी जो विवाद हैं वो मुख्य रूप से बताए जा रहे हैं। पेड़ कटाई या वन प्रभाव पर, इस विशिष्ट परियोजना में बड़े पैमाने पर पेड़ कटाई या पर्यावरणीय कार्यकर्ता एनजीओ की ओर से विरोध की कोई जो प्रमुख जो रिपोर्ट है वो नहीं बताई जा रही है। सरकार के इसके पक्ष की बात करें तो सरकार का दावा है कि यह परियोजना सस्टेनेबल है, क्योंकि पुरानी असुरक्षित इमारतों को हटाकर आधुनिक ऊर्जा कौशल कैंपस बनाया जा रहा है। अंडरग्राउंड पार्किंग से स्पेस मैनेजमेंट बेहतर होगा और पेड़ लगाने की योजना से पर्यावरणीय संतुलन बनेगा। अन्य राज्यों में समान परियोजनाओं की बात करें, यानी कि इसी तरह की अन्य राज्यों में परियोजनाओं की, तो जैसे कि जो छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा भवन है नवा रायपुर में, तो इसका जैसे कि नवा रायपुर में नया विधानसभा बनाया गया था, विधानसभा भवन बनाया गया था, जो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जो कि सोलर पावर, रेन वाटर और हार्वेस्टिंग पर आधारित है। इसकी क्षमता और विशेषता की बात करें तो ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़ी हुई क्षमता, सुरक्षा फीचर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हॉल्स हैं और डाइनिंग एरिया और पार्किंग भी इसमें शामिल है। इसकी लगभग जो लागत थी वो 324 करोड़, लगभग 5 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में जो है इसकी जो लागत है वो बताई गई थी। स्थिति की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2025 को राज्य के सिल्वर जुबली पर इसका जो उद्घाटन है वो किया था। उड़ीसा की जो सचिवालय है उससे इसकी समानता की बात करें तो उड़ीसा की तरह भविष्य उन्मुखी और सस्टेनेबल डिज़ाइन, लेकिन छोटे स्केल पर इसकी जो डिज़ाइन है वो देखी गई है। आंध्र प्रदेश अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट की बात करें तो अमरावती में नई राजधानी के तहत विधानसभा, सचिवालय और हाई कोर्ट का एकीकृत कॉम्प्लेक्स पोस्टर प्लस पार्टनर्स द्वारा डिजाइन किया गया था। इसकी विशेषता जैसे कि ग्रीन फील्ड सिटी, लोकतांत्रिक फोकस, आधुनिक इंफ्रा पर ये आधारित है। इसका बजट जो है वो अमरावती प्रोजेक्ट में सैकड़ों करोड़, यानी कि 2026 बजट में केंद्र में 1128 करोड़ रुपए प्लस आवंटित आरबीआरडी फंड्स सहित जो है इसका जो बजट है वो सामने आया था। स्थिति की बात करें तो 2025 में मास्टर प्लान के आधारशिला रखी गई थी और निर्माण जारी है इसका। महाराष्ट्र की बात करें, नया विधान भवन जो कि नागपुर में है, इससे नागपुर दूसरी राजधानी में नया विधान मंडल और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स का विस्तार जो है इसमें मौजूद है। इसकी विशेषता की बात करें तो ये 7 मंजिला बिल्डिंग्स हैं इसमें, जो कि आधुनिक सुविधाओं पर आधारित हैं। इसकी जो लागत है वो 1000 से 1200 करोड़ रुपए बताई जाती है। उड़ीसा की तरह यहाँ भी महाविस्टा जैसी अवधारणा जो है वो क्षमताएं और विस्तार जो है आधुनिकीकरण जो है वो देखा जाता है। तेलंगाना नया सचिवालय हैदराबाद की बात करें तो पुराने सचिवालय की जगह नया कॉम्प्लेक्स इस पर आधारित है। आधुनिक इसकी डिज़ाइन है। 877 दरवाजे हैं, बाहुबली स्टाइल एंट्रेंस है और दुर्लभ टीक बोर्ड है। नागिसी जो डिटेलिंग है इस पर की गई है। इसकी जो लागत है वो सैकड़ों करोड़ रुपए बताई जाती है। 2023 में इसका उद्घाटन हुआ था और ये अब उपयोग में है। पुरानी इमारतों को हटाकर इसका भी नया एकीकृत भवन है और लेकिन विधानसभा इसकी अलग है। गुजरात एमएलए क्वार्टर्स कॉम्प्लेक्स गांधीनगर की बात करें तो ये विधानसभा से जुड़ा है। सेक्टर 17 में नया एमएलए आवास कॉम्प्लेक्स पुराने को ध्वस्त कर बनाया गया था। 216 यूनिट्स, स्विमिंग पूल्स, जिम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और 600 पेड़ इसमें लगाए गए थे। इसकी जो लागत है वो 325 करोड़ रुपए है। अक्टूबर 2025 में अमित शाह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और इसे भी पुरानी संरचनाओं को हटाकर आधुनिक लेकिन मुख्य विधानसभा नहीं है। अन्य उल्लेखन बिंदु जैसे कि हरियाणा में स्पीकर ने 2024 में नई विधानसभा को प्राथमिकता बताया, लेकिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। कर्नाटक में दिहाना सौधा 1956 पुराना लेकिन आइकॉनिक कोई नया प्रोजेक्ट इसमें नहीं बताया जाता है, नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे इससे जो भुवनेश्वर है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, यानी कि भुवनेश्वर पर इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे।
ट्रैफिक और परिवहन पर प्रभाव की बात करें तो परिसर में अंडरग्राउंड पार्किंग है जो मौजूदा स्पेस की कमी और वाहन पार्किंग की समस्या हल करेगी। इससे प्रशासनिक क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम कम होगा। संबंधित प्रोजेक्ट जैसे इसी प्रोजेक्ट में जयदेव विहार में नंदन कानन एलिवेटर कॉरिडोर आधारशिला इसकी रखी गई है। यह शहर के सबसे व्यस्त रूट्स और सबसे जो व्यस्त रूट्स हैं उन पर फ्लाईओवर और केबल स्टेट ब्रिज के साथ ट्रैफिक को आसान बनाएगा। सरकार का दावा है कि इससे यात्रा सामान्य होगी और जो जनता है उसको सुविधा मिलेगी। इसी से इसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं ट्रैफिक पर उनको देखें तो निर्माण के दौरान धूल, शोर और ट्रैफिक डायवर्जन से जाम बढ़ सकता है। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जनवरी 2026 में रात 6 बजे से सुबह 10 बजे तक निर्माण प्रतिबंधित किया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास पर प्रभाव की बात करें तो इसके सकारात्मक प्रभाव हैं, जैसे पुराने बिखरे हुए कार्यालय को एकीकृत कैंपस में लाकर प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। मौजूदा विधानसभा जो भवन है वो संरक्षित रहेगा। शहरों को आधुनिक राजधानी बनाने का हिस्सा एलिवेटर कॉरिडोर, फ्लाईओवर्स और अन्य सुविधाएं भुवनेश्वर को मेट्रोपॉलिटन शहर बनाएगी। यह भुवनेश्वर, कटकपुरी, पारादीप इकोनॉमिक रीजन को मजबूत करेगा। पर्यावरण पर प्रभाव की बात करें तो सकारात्मक प्रभाव भी हैं और नकारात्मक भी हैं। जैसे सकारात्मक की बात करें तो अंडरग्राउंड पार्किंग और सस्टेनेबल डिजाइन से स्पेस बेहतर उपयोग होगा और अल्टीवेटर कॉरिडोर प्रोजेक्ट में पेड़ लगाने की योजना है। नकारात्मक प्रभाव जैसे निर्माण में धूल और प्रदूषण बढ़ सकता है, लेकिन मौजूदा AQI वेरी पुअर है, उसे होने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। बड़े पैमाने पर रोड कटाई या वन प्रभाव की जो कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, क्योंकि यह मौजूदा शहरी क्षेत्र में नहीं है। अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक जो जीवन पर प्रभाव की बात करें तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव हैं। सकारात्मक की बात करें तो निर्माण से रोजगार में बढ़ेगा, जैसे कि लेबर इंजीनियरिंग के जो रोजगार हैं वो बढ़ेंगे। शहर में बेहतर इंफ्रा से निवेश, टूरिज्म और बिजनेस ग्रोथ होगी। भुवनेश्वर को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हब बनाने की योजना भी बताई जा रही है। नकारात्मक प्रभाव जैसे विपक्ष का आरोप है कि 3623 करोड़ का खर्च स्वास्थ्य किसान योजनाओं पर लगाना चाहिए था। निर्माण से स्थानीय लोगों को असुविधा हो सकती है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज।